सुशासन और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर धामी सरकार। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। नारी शक्ति मंच द्वारा आयोजित तीज कार्यक्रम में मसूरी पहुंची सीएम धामी की पत्नी गीता धामी। प्रदेश की महिलाओं को दी तीज की शुभकामनाएं। तहसील दिवस में सख्त नजर आए पौड़ी डीएम। 26 शिकायतों का मौके पर किया निराकरण। तहसील दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों का रोका 1 दिन का वेतन। पौड़ी के गारबेट टाइगर रिजर्व में वन विभाग की अनूठी पहल। सभी कर्मचारियों ने धूमधाम से मनाया नन्हे हाथी सावन का जन्मदिन। केक खाकर खुश हुए नन्हे गजराज। और खाने की खराब गुणवत्ता से नाराज लोहाघाट अंबेडकर छात्रावास के छात्र बैठे भूख हड़ताल पर। ठेकेदार पर लगाया घटिया भोजन देने का आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति से सीएम धामी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध पर अहम चर्चा होगी। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संबंध में भी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। साथ ही राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार पहल करने जा रही है। जीरो टॉलरेंस के लिए सीएम धामी काम कर रहे हैं और साथ ही धामी सरकार में भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति से सीएम धामी मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध के मामलों पर भी अहम चर्चा होगी। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संबंध में भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार पहल कर रही है और इसके साथ ही जीरो टॉलरेंस के लिए सीएम धामी काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस पर धामी सरकार में भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। धामी सरकार राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पहल कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि जीरो टॉलरेंस पर सीएम धामी काम कर रहे हैं और इसी के चलते भ्रष्टाचारियों पर लगातार धामी सरकार में कार्रवाई हो रही है। और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होनी है। उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध पर भी अहम चर्चा यहां पर होगी और इसी के चलते राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति से मुख्यमंत्री धामी मुलाकात करेंगे। तो उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए धामी सरकार कवायद में लग गई है। जीरो टॉलरेंस के लिए भी अब धामी सरकार में काम किया जा रहा है। साथ ही धामी सरकार में भ्रष्टाचारियों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति से सीएम धामी मुलाकात करेंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंधित मामलों पर इस मुलाकात के दौरान अहम चर्चा हो सकती है। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संबंध में भी महत्वपूर्ण बैठक यहां पर मुख्यमंत्री धामी लेंगे और सीएम धामी इसे लेकर जीरो टॉलरेंस पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि धामी सरकार में भ्रष्टाचारियों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार मुख्यमंत्री धामी की कवायदें उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने को लेकर कवायद जारी है। आपको बता दें राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति से भी सीएम धामी मुलाकात करेंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में इस मुलाकात के दौरान बातचीत हो सकती है, महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। और अगर बात की जाए भ्रष्टाचार को लेकर, तो राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार अब यहां पर पहल करने जा रही है।
तो कई आज महत्वपूर्ण बैठकें हैं, कई महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं मुख्यमंत्री धामी की। अगर आपको बता दें कि राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति से मुख्यमंत्री धामी आज मुलाकात करेंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में कई महत्वपूर्ण चर्चा इस दौरान हो सकती है। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री धामी जो है राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए तमाम कवायदे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ करने जा रहे हैं और मुलाकात किस तरीके से रहेगी, इसे लेकर हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति से मुख्यमंत्री धामी मुलाकात करेंगे, तमाम कवायदे करने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए भी तमाम कवायदे और पहल यहां पर मुख्यमंत्री धामी के जरिए की जा रही है। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए हिमांशा, जिस तरीके से अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो पहल लगातार शुरू से ही हो रही थी। और जिस तरीके से हमने पहले भी कहा है कि उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार की यही मंशा है कि एक और राज्य में जो राजस्व है उसकी बढ़ोतरी हो और साथ ही जो रोजगार है, रोजगार लोगों को मिल सके। तो उसी के संदर्भ में आज जो उद्योगों से जुड़ी जो समिति और जो इकाइयां हैं, उन तमाम अलग अलग लोगों को आज बुलाया गया है मुख्यमंत्री आवास में। और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है राज्य के विकास को लेकर, क्योंकि इससे न सिर्फ उद्योगों के बढ़ावे के संबंधी यहाँ पर बात की जाएगी, बल्कि जो रोजगार उद्योगों के जरिए लोगों को मिलता है उसके संबंध में भी यहाँ पर बातचीत हो पाएगी। तो जाहिर तौर पर जो सरकार का एक प्रयास है उद्योगों को बढ़ावा देने का, वो उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके अलावा जो उद्योग जो सचिव होंगे, उद्योग से जुड़े जो विभाग होंगे, तमाम विभागाध्यक्ष यहाँ पर इस बैठक में मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके अलावा सतर्कता विभाग की बात करें तो जीरो टॉलरेंस की बात बीजेपी सरकार लगातार करती आई है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा जो सरकार है, धामी सरकार, इस धामी सरकार में कई ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जिनको जेल के पीछे पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। अभी ताजा उदाहरण एक यूकेएसएससी पेपर लीक मामले का है, जिसमें 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कोई भी अगर दोषी होगा, दोषियों को बिल्कुल दंडित किया जाएगा। उसमें पुलिसकर्मी भी संलिप्त था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। और आज इस मामले को लेकर भी एक बैठक होने जा रही है। इसके अलावा एक जानकारी मैं और आपको दे दूं कि 1064 एक टोल फ्री नंबर है, जिसपे जो सरकार द्वारा जारी किया गया है, सरकार द्वारा कहा गया है कि इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी शिकायत अपनी दर्ज करा सकता है, बशर्ते वो शिकायत पूरी पुख्ता होनी चाहिए, प्रमाण पूरे होने चाहिए और उसके आधार पर ही घर बैठे बैठे कार्रवाई हो सकेगी, घर बैठे बैठे ही नतीजे मिल सकेंगे लोगों को। तो विजिलेंस इसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आते, लिहाजा वो 1064 का इस्तेमाल करते हैं और जो सटीक जानकारी देता है उनकी सूचनाओं को गुप्त यहाँ पर रखा जाता है सरकार द्वारा, ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर एक प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। और आज उद्योग और विजिलेंस और खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर इन दोनों ही बैठकों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमांशु, बिल्कुल कैलाश, दोनों ही बैठकें और मुलाकातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए उद्योगों की, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो है पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है। कई पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, जिससे राजस्व बढ़ता है राज्य का। और अगर बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर उद्योगों को और बढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा हो सकती है, ऐसे कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में जो उद्योग होते हैं, उद्योगों को बढ़ावा देना या फिर उद्योगों को स्थापित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, खासतौर पर पहाड़ में। मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में आराम से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो सिडकुल जो औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं अलग अलग शहरों में, वहां पर कई बड़ी बड़ी उद्योग यहाँ पर लगे भी हैं, जहां पर हजारों लाखों जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। लेकिन प्राथमिकता सरकार की यही है कि न सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि पहाड़ों में भी उद्योगों को स्थापित किया जाए। और इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं कि जो उद्यान जो मंत्री हैं गणेश जोशी, इन दिनों वो स्विट्जरलैंड और यूरोप के दौरे पर हैं और 5 से 6 विधायक ऐसे हैं जो उनके साथ इस वक्त इस दौरे पर हैं। तकनीक सीखी जा रही है उद्यान को बढ़ावा देने की। तो जाहिर तौर पर अगर इस तरीके से अगर प्रैक्टिस और यहाँ पर प्रैक्टिकल अगर किए जाएंगे पहाड़ों में, तो न सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में बल्कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी कहीं न कहीं उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। और सरकार की ये कोशिश भी है मीमांशा कि जो पलायन है, क्योंकि पलायन सबसे बड़ा दंश है उत्तराखंड के लिए, और पलायन की वजह से जो ग्रामीण अंचलों में जो लोग रह रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग ही अब बचे हैं, क्योंकि जो जवानी है पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, ऐसा कहावत कही जाती है। पहाड़ का पानी और जवानी दोनों ही काम नहीं आते। लेकिन अब सरकार की मंशा यही है कि जो ग्रामीण अंचलों में जो लोग रह रहे हैं, जो युवा हैं, उनको उन्हीं के क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साधन जुटाए जाएं। और उसके अलावा जो उद्योग हैं, सिर्फ बड़े उद्योग नहीं बल्कि लघु उद्योग या कुटीर उद्योग, इनको भी यहाँ पर स्थापित किया जाए। तो इस वक्त अलग अलग कोशिशें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि ये एक्सपेरिमेंट फलीभूत हो सके,
धरातल पर ये एक्सपेरिमेंट उतर सके और जो युवा जो पहाड़ों में रह रहे हैं उनको अपने ही घरों में रोजगार मिल सके। हिमांशु, बिल्कुल। चलिए कैलाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। और फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से जो मिल रही है, वहीं स्मार्ट सिटी को लेकर शहरी विकास मंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। आज विधानसभा में स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सभी अधिकारियों को इसे लेकर तलब किया गया है। स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों में की धीमी रफ्तार पर पहले भी अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं। साथ ही बता दें कि राजपुर विधायक ने भी शिकायत की थी, विपक्ष भी इस पर मुद्दा उठा चुका है। तो यहां पर स्मार्ट सिटी को लेकर शहरी विकास मंत्री सख्त नजर आ रहे हैं और इसी के चलते आज स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा करेंगे और वहीं अधिकारियों को इसके लिए तलब किया गया है। आपको बता दें कि राजपुर विधायक ने भी शिकायत की थी, विपक्ष भी पहले भी इसे लेकर मुद्दा उठा चुका है। तो स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार पर पहले भी अधिकारियों को यहां पर शहरी विकास मंत्री फटकार लगा चुके हैं। चलिए, तो स्मार्ट सिटी को लेकर शहरी विकास मंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। विधानसभा में स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा होनी है और अधिकारियों को भी इसे लेकर तलब किया गया है। मामले को लेकर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश मिश्र लगातार बने हुए हैं। कैलाश, स्मार्ट सिटी को लेकर शहरी विकास मंत्री सख्त हैं और इसे लेकर अधिकारियों को तलब किया गया है, समीक्षा की जाएगी। क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं? देखिए, शहरी विकास मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल है बहुत ज्यादा सख्त नजर आए। अभी 3 दिन पहले उन्होंने राजधानी देहरादून का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने कई खामियां पाई थी और औचक निरीक्षण उन्होंने सचिवालय के समीप ही किया, जहां पर कई त्रुटियां उनको देखने को मिली स्मार्ट सिटी को कार्यों को लेकर। जो मौके पर जिलाधिकारी थे, मौके पर एडीबी के अधिकारी थे और साथ ही जो अन्य विभागों के जो कर्मचारी थे जिनसे संबंधित स्मार्ट सिटी के कार्य हैं, उन तमाम लोगों को बहुत कड़ी फटकार उन्होंने मौके पर ही लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं एक्शन लूंगा और मैं कार्रवाई जरूर करूंगा, ये उनके शब्द थे। और जिस तरीके से आज ये बैठक बुलाई गई है, तो आज इस बैठक को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि स्मार्ट सिटी के जो कार्य हैं मीमांसा, पिछले 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर महज इस वक्त खानापूर्ति राजधानी देहरादून में दिखाई दे रही है। खुद जो मेयर है नगर निगम के, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि वो भी बोलते बोलते अधिकारियों को थक गए, लेकिन अधिकारी जो कार्य करते हैं वो कछुआ गति से करते हैं। इनसे पहले जो जिलाधिकारी देहरादून के थे डॉक्टर आर राजेश कुमार, उन्होंने भी इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई थी, लेकिन उनका स्थानांतरित वो हो गए दूसरे विभाग में और जो अब नई जिलाधिकारी है वो यहाँ पर आई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त स्मार्ट सिटी के कार्य है और इसी को लेकर जब शिकायतें यहाँ पर गई थी, न सिर्फ यहाँ पर जो पार्टी के जो विधायक है खजानदास, उनके अलावा जो विपक्ष है, कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल शहरी विकास मंत्री से मिला था, उसके अलावा जो स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर समय समय पर जो शहरी विकास मंत्री है उनसे मुलाकात की, उनसे शिकायतें की थी, जिसके चलते 3 दिन पहले बहुत गंभीर नजर आए थे और उन्होंने कड़ी फटकार लगाई थी। और आज एक बार फिर उन्होंने जो 3 दिन पहले जो निर्देश दिए थे, तो जाहिर तौर पर उन निर्देशों का क्या हुआ इस पर भी आज बातचीत होगी और तमाम जितने भी अधिकारी हैं, संबंधित जो विभाग है, उन तमाम विभागाध्यक्षों को आज तलब किया गया है विधानसभा में और विधानसभा में इस बैठक को आज स्मार्ट सिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल कैलाश, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया है कि एक लंबा अरसा यहाँ पर निकल चुका है, स्मार्ट सिटी के जो कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं समय से और इसे लेकर जिस तरीके से आज समीक्षा बैठक होनी है, क्या इस अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है मामले को लेकर अगर समीक्षा में खामियां बिल्कुल पाई जाएंगी, क्योंकि एक लंबा अरसा निकल चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है हिमांशु, और जाहिर तौर पर इसमें कार्रवाई हो सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, जो विभागीय मंत्री हैं शहरी विकास के प्रेमचंद अग्रवाल, वो पहले ही इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, पहले ही उन्होंने कह दिया है कि अगर इस तरह की त्रुटियां देखने को मिली तो वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं तो कार्रवाई होना बिल्कुल यहाँ पर संभव है कि कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि 4 सालों से जो कार्य हो रहे हैं अभी तक कार्य पूरे नहीं हुए और कोई भी कार्य ऐसा है जो पूर्ण रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। ऊपर से बरसात का मौसम है मीमांसा, जगह जगह जल भराव हो रहा है, जगह जगह कीचड़ हो रहा है, कहीं पर हादसे हो रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले की हम बात करें तो कुछ हादसे हुए थे राजधानी देहरादून में, जिसके चलते युवकों की यहाँ पर मौत हो गई थी। तो कई ऐसे तरीके की जो छुटपुट जो घटनाएं वो होती रहती हैं, कभी सड़कों में स्कूटी गिर जाती है, कभी बाइक गिर जाती है या फिर कभी गाड़ियां फंस जाती हैं। तो ये तमाम तरह के जो छुटपुट जो घटनाएं ये होती हैं जिसके चलते लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, इन समाधान यहाँ पर होना है इन चीजों का, इसी को लेकर आज इस बैठक को बुलाया गया है। और अगर कोई अधिकारी संलिप्त पाया जाता है जिस तरीके से कार्य नहीं करने में, तो उस पर कार्रवाई होना संभव है।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो समीक्षा है कार्यों को लेकर स्मार्ट सिटी के शहरी विकास मंत्री इस पर सख्त नजर आ रही है और हो सकता है अधिकारियों पर कार्रवाई भी यहां पर शहरी विकास मंत्री करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी को लेकर शहरी विकास मंत्री सख्त हैं और आज विधानसभा में स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में लैंसडाउन तहसील दिवस विकासखंड जय हरिखाल सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें 47 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 26 शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया, जबकि अन्य शिकायतों पर कार्रवाई कर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। दर्ज शिकायतों में अधिकतर शिकायतें लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम, जल संस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य की रही, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने 15 दिनों के भीतर समस्याओं का निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं अनुपस्थित अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने जय हरिखाल विकासखंड स्थित पेयजल टैंक और राजकीय इंटर कॉलेज लैंसडाउन का निरीक्षण भी किया। आज प्रमुख जी की उपस्थिति में और ज्येष्ठ प्रमुख जी की उपस्थिति में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। सभी अधिकारीगण आज की बैठक में उपस्थित थे। कुछ अधिकारियों का उपस्थिति जो आवश्यक थी वो नहीं आ पाए, तो उनका 1 दिन का वेतन मैं आज रोक रहा हूँ। उसके अलावा जो प्रमुखता से इसमें जो एब्सेंट अधिकारी थे, उसमें हमारे वन विभाग के जो अधिकारी हैं कोई उसमें आए नहीं थे। उसके बाद में जो हमारे जनपद के विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, जल निगम कोटद्वार के अधिकारी थे, अंशसी अभियंता, वो भी नहीं आए थे। उनका मैं वेतन रोक रहा हूँ। प्रमुख शिकायतें आज जो है PWD लैंसडाउन के रोड के संबंध में जिन प्रकरणों को आज संदर्भित किया गया है, उन प्रकरणों को सकारात्मक रूप से काम करने का निर्देश दिया हुआ है। इसके अलावा जो अधिक प्रकरण जो हमारे संज्ञान में आ रहे हैं वो अधिकतम पेयजल निगम कोटद्वार के संबंध में है। सभी का प्रकरण को विभाग को प्रेषित किया गया और उनसे अपेक्षा किया गया 15 दिवस के भीतर अपने प्रकरणों का निस्तारण करेंगे। सितारगंज पुलिस ने कोतवाली के बाहर खड़े लावारिस वाहनों की नीलामी की। इस दौरान बोली लगाने के लिए बड़ी संख्या में स्क्रैप कारोबारी मौजूद रहे। नीलामी की शुरुआत 1.5 लाख से हुई और बढ़ते हुए 3,80,000 तक पहुंची। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले स्क्रैप व्यापारी आकाश अंसारी ने नीलामी में 2 कार और 18 मोटरसाइकिल 3,80,000 में खरीदी। इसके अलावा 4 मोटरसाइकिल और 1 कार की नीलामी अलग से 8,300 रुपए में हुई। लक्सर में हर मंगलवार तहसील परिसर में तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसी तर्ज पर तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर और इसके रोकथाम और बचाव के उपायों पर चर्चा की गई। वहीं उप जिला मजिस्ट्रेट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने डेंगू और कोरोना से संबंधित गाइडलाइन पर विशेष ध्यान देने के सुझाव दिए। इसके अलावा तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान कुल 13 शिकायतें भी प्राप्त हुई, जिनमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और अन्य शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को उनके विभाग में स्थानांतरित कर निर्धारित समय अवधि में निस्तारण का निर्देश दिया गया, जिनमें खासकर तहसील और राजस्व विभाग संबंधित भिन्न भिन्न शिकायतें शामिल हैं। अभी तक 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 4 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को दी गई है। अभी भी तहसील दिवस का वक्त थोड़ा और बचा हुआ है, संभवतः और शिकायतें प्राप्त होंगी और जो भी शिकायतें प्राप्त हुई संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल 10 दिन के अंतर्गत उनका निस्तारण करके उसकी आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। जिस विभाग की शिकायत है उनको उचित कार्रवाई के लिए अग्रसारित की गई। लोहाघाट के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास में छात्रों ने भूख हड़ताल की और डीएम को ज्ञापन सौंपकर मेस में मिलने वाले गुणवत्ताहीन खाने की शिकायत की। छात्रों ने बताया कि उन्हें बासा और खराब खाना परोसा जा रहा है। सब्जी में कई बार कीड़े मिलते हैं। इसकी शिकायत वो मेस ठेकेदार से कर चुके हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी RS सामंत ने छात्रावास का निरीक्षण किया। छात्रों की शिकायत सही पाए जाने पर ठेकेदार को हटा दिया गया। वहीं इस दौरान छात्रों ने खाने का दाम बढ़ाने
की भी मांग की। छात्रावास में 69 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 2 टाइम का खाना और सुबह का नाश्ता दिया जाता है, जो इस महंगाई के दौर में बच्चों को देना किसी भी ठेकेदार के लिए मुश्किल है। छात्रों का कहना है कि अगर थोड़े पैसे बढ़ा दिए जाएं तो उन्हें अच्छा खाना आसानी से दिया जा सकता है। हालांकि इस पर कोई आदेश नहीं आया है। हड़ताल जो की है सर, वो सर खाने को लेकर है। और सर यहाँ खाने में सर 2-3 दिन हो गए सर, यहाँ खाने में कभी कीड़ा पक जा रहा है, तो सर कभी 2-3 दिन तो सर हमारे कीड़ा निकल गया। हमारे पास प्रूफ भी है सर। और यहाँ कभी चावल बासी मिला देते हैं और कभी दाल बेकार होती है सर। 1-2 बार तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं हो जाता है करके। सर ये गलतियाँ इन्हें बार बार दोहरा दी सर। फिर ये लोग ऐसा बोलने बैठे कि सर अब पका ली है तो ऐसे ही खा लो करके। तब सर अब हम लोग चाह रहे हैं कि सर या तो इनका टेंडर हटा दो या इनको निकाल दो, और सर निकाल ही दो सर इनको, क्योंकि अब सर कोई नहीं चाह रहा कि ये लोग यहाँ पकाए करके। है हमारे लेबर भी हैं, उनसे पूछ लीजिए आप किस कैसे बनाते करके हम, ठीक है। और क्या है कि अब भोजन रेट भी क्या है, आप देखिए 3 टाइम खाना देना पड़ रहा है। सुबह नाश्ता हो गया, दिन का खाना हो गया, शाम का खाना हो गया, और 69 रुपये रेट है इसमें। सर अभी बारिश के सीजन में वहाँ परसों हम वो करते कि थोड़ा परसों हो चुका था, हम मानते हैं। अब जो सीजनल सब्जी है वो तो बनेगी ही बनेगी। आजकल बैगन, आज फूल गोभी तो नहीं मिलेगी, आज लौकी ये चल रही है, फूल गोभी नहीं मिलेगी, पत्ता गोभी है, मूली है, यही शिमला मिर्च यही चलेगी ना। अब ये करे बैगन नहीं खाते हैं सर, कहाँ से लाएंगे बताइए। नहीं छोड़े इस स्टेट में हमसे नहीं हो पाएगा सर। आजकल महंगाई देख रहे हैं आप कितनी पड़ रही है, चरम सीमा महंगाई है। 69 रुपये है। अब सुबह सब्जी रोटी होगी, 4 रोटी होगी, सब्जी होगी। इनका ये कहना था कि बैगन की सब्जी बनाई थी, उसमें कीड़ा निकला, हमने खाना छोड़ दिया है बच्चों ने। जो खाना आपूर्ति करता होती है हमारी, जो वर्तमान रेट है वो 69 रुपीज़ पर डे पर स्टूडेंट है। तो इसको बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे आश्रम टाइप स्कूल चलते हैं विभागीय समाज कल्याण विभाग के, उनके भी आवासीय विद्यालय हैं, उनमें 150 रुपया प्रति स्टूडेंट प्रतिदिन की दर अनुमन्य है। तो हमने रिक्वेस्ट की है, कई बार लेटर अपने भेजे हैं, विभिन्न विभागीय बैठकों में भी उस बात को रखा जाता है, लेकिन अभी तक वो अनुमानित दर नहीं हो पाई। अभी 69 रुपीज़ में ये जो अभी वर्तमान में भोजन आपूर्ति करता है वो उनका कहना है कि मैं जो मेनू के अनुसार इनको खाना खिलाने में असमर्थ हूँ। आज इन्होंने लिख के भी दे दिया। तो हमने जब इन्होंने खाना असमर्थता दिखाई है, तो अब हम 69 रुपीज़ में जो कोई दूसरा भोजन आपूर्ति करता रेडी होता है तो उसके द्वारा हम भोजन आपूर्ति कराएंगे। चंपावत में प्रसूता महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट के दिशा निर्देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल की लापरवाही से हुई प्रसूता की मौत पर पीड़ित परिवार के साथ मिलकर एसएसपी सहित जिलाधिकारी को पत्र सौंपा। आप नेता राजेश बिष्ट ने पीड़ित परिवार की बेटी को प्रसव के दौरान अस्पताल में सही उपचार न देने और डॉक्टरों पर लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं। पत्र के माध्यम से आप नेता ने मामले में लापरवाही करने वाले जिला अस्पताल और डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही आप नेता ने कहा कि सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। के डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो नवजात शिशु जिसका जीवन अपनी माता के सुख के बिना बीतने वाला है, उसके भरण पोषण और उसके जीवन को आगे कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इसके लिए मुआवजा देने की मांग की है। आज एक परिवार अपनी बेटी को खो चुका है, एक बच्चा अपनी मां को खो चुका है। इससे दुखद क्या होगा कि नवजात शिशु ने, जिसने अपनी मां का चेहरा केवल 4 से 5 दिन देखा है, आज उस बच्चे के जीवन वो माता नहीं। उम्मीद करता हूं आप सब इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ होंगे और उसको न्याय दिलाने के लिए आप सभी लोग आगे बढ़ चढ़ के आएंगे, ताकि आगे किसी और परिवार को ये दुख ना झेलना पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।